हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम जो है चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर दी है, लिटरेचर हमारा स्टार्ट हो गया है और आज हम लिटरेचर में पढ़ने वाले हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा था, अ लेटर टू गॉड। उसके बाद आपको दो पोम गिवन है। क्या गिवन है? पोम। पोएम नहीं कहा जाता है, पोम कहा जाता है। दो पोम गिवन है, एक है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है फायर एंड आइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट, डस्ट का मीनिंग क्या होता है? डस्ट जिसमें हम कहते हैं धूल, राइट? धूल यानी कि जब हमारे घर में साफ सफाई जब करते हैं तो हम कहते हैं ना डस्ट लग गई है यहाँ पर। तो डस्ट का मतलब होता है धूल। और क्या हम यहाँ पर जो स्नो है, स्नो क्या होती है? बर्फ की, जो जब स्नोफॉल होता है, जो बर्फ गिरती है, उस बर्फ के कण को कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, जैसे एक पेड़ दे रखा है, इस पेड़ के ऊपर जो स्नो गिरी हुई है इसे हम कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट यानी धूल से मतलब नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो स्नो है, जो बर्फ जो है, उसके धूल, उसके कण, उसकी जो पतली पतली महीन जो स्नो गिर जाती है। जब हम देखते हैं कि ठंड पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वहाँ भी जो स्नो गिरती है वो कैसी लगती है? एक डस्ट की तरह लगती है, मानो जैसे कि एक के ऊपर, किसी के ऊपर धूल की तरह जम गई हो। जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, यहाँ बताया जा रहा है कि धूल जम जाती है। अब ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, उन्होंने इन्हें लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि पोइट कौन है। पोइट यानी कवि, जिसको हिंदी में हम कवि कहते हैं, और पोइट उसे इंग्लिश में कहते हैं। और जो हमारी कविता जो दे रखी होती है, जिसे हम हिंदी में कविता कहते हैं, उसे पोम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझेंगे क्या कहा जा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ लिखी हुई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने ये कविता लिखी है। इसके बाद जब हम आगे जो दूसरी पोम देखेंगे, उनके भी जो पोइट हैं वो यही हैं। जो चैप्टर लिखते हैं उन्हें हम राइटर कहते हैं या ऑथर कहते हैं। जो पोम को लिखते हैं उन्हें हम पोइट कहते हैं, कवि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लेखक कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है इनका जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963। और ये कौन है? ये एक अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकन पोइट हैं। ठीक है, ही इज नो फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑन अमेरिकन कॉलिक्वियल स्पीच। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये कौन है, क्या कहना चाहते हैं। मैं हर एक शब्द का आपको मीनिंग बताऊंगी कि क्यों उसे यूज़ किया गया है, किसका अर्थ क्या है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए। साथ ही साथ आपकी वोकैब जो है वो भी इम्प्रूव हो, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें कई बार बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि किन शब्दों को लगाना है, कैसे आंसर को लिखना है। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमेरिकन पोइट है। ये जानते थे, वे क्या जानते थे? वे जानते थे सच्चाई। रियलिस्टिक मतलब होता है सच्चाई, किस चीज़ की? डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, जो वहाँ के गांव की जो लाइफ है उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, उनके बारे में। कहाँ के? जहाँ वो रहते थे, अमेरिका में, वहाँ के। एंड हिज कमांड, और उनकी कमांड थी किस पर? अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच। कॉलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल। तो जो बोलने वाली, जो वहाँ पे अमेरिका में जो बोलचाल बोली जाती है, उनमें उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। तो उनकी कमांड अच्छी थी, इसलिए वो एक पोइट थे, एक राइटर थे, और वो अपनी सारी चीज़ें लिख पाते थे, समझ पाते थे कि हमारे देश में, मतलब जहाँ वो अमेरिका में रहते थे, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, वहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उन सब के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो राइटर बने थे। तो ये हो गया हमारे राइटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलोक्वियल मतलब होता है बोलचाल। ठीक है, स्पीच मतलब जो भी आप बोलते हो उसे। अब आगे समझते हैं। ये पोम आपको गिवन है, ये इस तरह से आपके चैप्टर में ये पोम दे रखी है। जब आप लेटर टू गॉड देखेंगे उसके बाद आपको दो पोम है, उसमें से फर्स्ट पोम है डस्ट ऑफ स्नो। अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से क्या समझाया गया है पोइट के द्वारा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। अब इसको समझते हैं क्या कहा है। क्रो है, एक क्रो के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आप पोम देखें तो सबसे पहले उसमें चीज़ें हाईलाइट कर लें और समझें कि बोलना क्या चाहते हैं। तो एक चीज़ दे रखी, क्रो। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। वे मतलब रास्ता। ठीक है, शुक, शुक मीन्स क्या है? जो शेक होता है, शेक का सेकंड फॉर्म है शुक।
शेक, शुक, शेकन। तो शेक मतलब क्या होता है, जब हम मैंगो शेक या जो भी चीज़ शेक होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, जिसको हम मूव करते हैं, हिला सकते हैं। तो शेक मतलब होता है हिलाना, शुक उसका सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट कह रहे हैं डाउन ऑन मी, क्या गिरा उनके ऊपर, जैसे ही कुछ हिला हिला होगा। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की जो डस्ट है वो गिरी है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे से वाइट फ्लावर्स होते हैं। अब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पोइट बता रहे हैं इस कंडीशन में ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे और अपसेट होके वो एक ट्री के नीचे खड़े थे, और वो ट्री कौन सा था, हेमलॉक ट्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोम में कौन सा ट्री बोला गया है। छोटे छोटे से आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि वो पोइट जो थे वो ट्री के नीचे खड़े थे, और कैसे खड़े थे, बहुत ही अपसेट थे, बहुत ही सैड मूड में थे, और वहाँ पर खड़े होके वो उस चीज़ को सोच रहे थे जिस वजह से वो परेशान थे। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं बताई हमको, सिर्फ बताया कि वो थोड़े से परेशान थे। अब जब वो परेशान थे और कुछ सोच रहे थे, और सडनली क्या हुआ, जिस ट्री के नीचे वो खड़े थे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, वहां पर आके एक क्रो बैठ गया। और जैसे ही वो क्रो बैठा तो जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, जो ट्री पे जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर स्नो लगी हुई थी ऑलरेडी। तो जब क्रो आके वहां पे बैठा तो जैसे ही, अब जैसे कोई बर्ड आके किसी ट्री पे बैठता है तो ट्री की जो ब्रांचेस होती है, जो शाखाएं होती है, वो हिलने लग जाती हैं। सेम एज इट इज वहां पे भी हुआ, जैसे ही क्रो फ्लाई करके वहां आके बैठा, और वहां पे बैठते ही उस स्नो के जो डस्ट है, जो उसके कण है, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, वो आगे किसके ऊपर गिर गए, पोइट के ऊपर गिर गए। अब पोइट के कहाँ गिरे वो नहीं बताया, सिर्फ उसकी बॉडी पे उसके ऊपर गिरे। तो जैसे ही उसको ठंडा ठंडा लगा तो क्विकली क्या हुआ, उसके साथ कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या हुए वो आगे देखिए। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। अब जैसे ही वो जो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो उनके ऊपर गिरे तो वो जिस चीज को सोच रहे थे वो चीज उनके माइंड से स्किप हो गई और वो खुश हो गए, हैप्पी हो गए। यानी कि स्मॉल से इंसिडेंट से उनके साथ ये चीजें हो गई। अब यहाँ आपको जब भी कोई पोम दी जाती है तो पोम की लाइन टू लाइन देने का मतलब ये नहीं है कि आप उस लाइन का मतलब लिख दो और उसका मतलब बता दो कि हाँ इसका मतलब ये है, स्नोफॉल, हेमलॉक ट्री। यहाँ पर आप जो पोइट हैं वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं जो हमारी लाइफ से इंडिकेट करता है कि भाई क्या बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं, पोइट जो है वो कहना चाहते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशानी में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर दो इंसिडेंट्स हैं, दो तरीके से उन्होंने बताया है। तो पोएम में जो आपको ये दे रखा होता है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट दे दिया, जैसे एज इट इज़ यहाँ दिया है, फिर सेकंड दिया है, तो इनको क्या बोला जाता है, जैसे फर्स्ट 2 से 4 लाइनों के बीच में जैसे आप कहते हो, जैसे पद कहते हैं, जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्टैंजा। तो ये फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, इन दोनों के बारे में समझेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, किस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है वो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टैंजा जो दे रखा है कि क्रो है, ये हेमलॉक ट्री है, इनके ऊपर स्नो गिरी हुई है, और स्नो गिरते ही जैसे इस पे क्रो बैठता है वो आपको जो उसकी जो स्नो है वो गिरती है। अब इधर समझना क्या है, एक्सप्लेनेशन समझना है कि बताना क्या चाहते हैं। तो उसको एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि जहाँ पे पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो रिकाउंट्स कर रहे हैं। रिकाउंट्स मतलब कि बता रहे हैं जो उनके साथ हुआ है उसके बारे में, क्या हुआ है। अ स्मॉल इंसिडेंस क्या बता रहे हैं, अ स्मॉल इंसिडेंट्स दैट चेंजेस हिज मूड, कि एक कुछ स्मॉल इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी वजह से उनका मूड जो है वो चेंज हो गया। अब हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम बहुत अपसेट से होते हैं, दुखी होते हैं, और मतलब बात कुछ भी हो, छोटी सी बात भी होती है, हम थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और अपसेट ही रहते हैं। फिर सडनली क्या हो जाता है, कुछ भी छोटी सी चीज़ हो जाती है और हम थोड़े से हैप्पी होकर हमारा मूड चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम अपसेट हैं, घर जा रहे हैं, कोई बात हो गई है, अपने फ्रेंड से लड़ाई हो गई है और रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है, वो स्माइल करता हुआ, बाय दीदी, बाय भैया ऐसे करता है, तो आपका मूड सडनली चेंज हो जाता है। आप जो सोच रहे होते हो, आप जो आपके मन में जो परेशानी होती है, आप उस चीज़ को भूल के उसको स्माइल के साथ हाई कर देते हो। होता है ना, ये क्यों होता है, क्योंकि हम, ये बात तो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी सी बात है कि किसी बच्चे का मिलना, उसका हाई करना है, उसका स्माइल पास करना, वो उस चीज़ के साथ हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए हम अपनी बात को भूल जाते हैं जिस बात को हम सोच रहे होते हैं,
और उसी पल क्या होता है, उसी पल चीज़ ये होती है, जैसे हमने स्माइल किया हमारी चीज़ें चेंज हो गई और हम फिर जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में सोचते हैं कि इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है जो भी है आगे देखेंगे किस तरह से उसको सॉल्यूशन लेना है, हम ये चीज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। सेम पोइट के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे किसी चीज़ से लेकर, और वो अपसेट होकर सोच रहे थे, और जैसे ही उनके ऊपर वो ठंडी ठंडी जो स्नो है वो गिरी तो उनका मूड चेंज हो गया, वो हैप्पी हो गए और वो आगे क्या क्या सोचते हैं कि भाई इतना क्या सोचना, मैंने पूरा टाइम सोच के अपना जो इतना भी टाइम था उसको मैंने खराब कर दिया। तो यही चीज़ समझाई उन्होंने कि ये क्या बता रहे हैं, इट सीम्स वेरी सिंपल बट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हमारे साथ छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये होती छोटी हैं लेकिन हमारे लिए इनका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। द पोएट जो है वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। अब यहाँ से आपके पोम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है कि पोएट जो है वो एक बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। ही वॉज अ स्टेट ऑफ सोरो। स्टेट ऑफ सोरो मतलब कि वो बहुत ही दुख में थे, दुख वाली स्थिति में थे। सोरो मतलब होता है दुख में थे। एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, और उन्होंने उनका जो सोचने का जो था वो क्या सोच रहे थे, मतलब सोचने समझने की शक्ति जो थी वो खो चुके थे क्योंकि वो परेशान थे। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम मतलब सोच नहीं पाते कि नया थॉट क्या आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं जब भी हम परेशान होते हैं थोड़े टाइम के लिए उस माहौल से, उस जगह से जहाँ से आप अपसेट हुए हो वहाँ से निकल के बाहर चले जाओ और अपने मूड को फ्रेश करो। क्यों? क्योंकि वहाँ जहाँ आप स्टक हो गए, जहाँ आप फंस गए परेशानी में, वहाँ से आपके थॉट्स जो हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं और उस वजह से हम थोड़े से भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप किसी ऐसी कंडीशन में हो, और ये चीज़ें हमें क्यों समझाई जाती है, पोम जो है वो इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप जो ह्यूमंस जो है हम लोग, हम क्या करते हैं, हम अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं। हम भी यानी कि मैं भी, मेरे बारे में भी अगर मैं कहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसी जगह अगर रहेंगे, उसी प्रॉब्लम को बार बार सोचेंगे तो हमारे थॉट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं कि आगे क्या करना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप उस टाइम पे वहाँ से चले जाइए, अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए और कुछ समय के बाद वापस उसी प्रॉब्लम को सोचो कि क्या कर सकते हैं अब, तब आपको सॉल्यूशन मिलेंगे कि हाँ अब इस चीज़ को ऐसे कर। होता है ना कई बार हमको कोई सम्स नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और हम क्या करते हैं उस टाइम लगे रहते हैं, आंसर निकलता नहीं है। छोड़ दो उस टाइम, थोड़ी देर के बाद रिलैक्स होकर फिर से आओ, फिर आपको आपकी गलती समझ में आएगी कि अच्छा ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा था, मैं दूसरे वाली चीज़ को देख ही नहीं रहा था। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं। आगे क्या कहते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। वो एक स्टैंडिंग खड़े थे हेमलॉक ट्री के नीचे। सडनली अ क्रो दैट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। अचानक क्या हुआ, सडनली मतलब अचानक एक क्रो जो है कौवा वो आके उस ट्री पे बैठ गया। शुक द ट्री मतलब ट्री हिला। एंड द फाइन पार्टिकल्स मतलब कण, जो फाइन छोटे छोटे जो कण हैं, फाइन मतलब अच्छे वाले नहीं, फाइन मतलब छोटे छोटे कण जो है वो स्नो के वो गिरे थे किसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिर गए थे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही उसके ऊपर गिरे, ये सारा जो हमें फर्स्ट स्टैंजा में समझाया था। अब नेक्स्ट स्टैंजा में समझते हैं नेक्स्ट पद में क्या बताते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा अगर देखें, सेकेंड स्टैंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन मतलब जो ये चीज़ें हुई उससे मेरा क्या हुआ, मन जो है, मेरा हृदय जो है, मेरा हार्ट है वो चेंज हो गया और उसका मूड चेंज हुआ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मैंने क्या करा, अपना जो सेव किया पार्ट, जो मेरे ज़िंदगी का जो दूसरा जो पूरे दिन का पार्ट था उसमें से आधा दिन तो उसने सोचने में लगा दिया कि क्या करूं, परेशान हूं, डिप्रेस था वो। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ उन्होंने क्या किया, उसका मूड चेंज हुआ और उन्होंने ऑफ द डे आई रूड यानी जो उसने एंगर के साथ जो खराब हो गया था उसका दिन, उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना टाइम सिर्फ खराब कर दिया परेशान होके। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, हम भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, हम सोल्यूशन नहीं निकालते हैं और बस वहीं खड़े रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस जैसे पोएट के साथ तो ये इंसिडेंट हुआ, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता होगा, और नहीं होता है तो हमें करना क्या है, हमें उस जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल जाओ। जो भी चीज़ हो रही है उसको थोड़े टाइम के लिए लीव करके चले जाओ। कई बच्चे जो थे मुझे कह रहे थे इमोशनल मोटिवेशन दो, आज इससे तुमको इमोशनल मोटिवेशन मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो मैं भी अपनाती हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा मूड अगर ऑफ होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और जहाँ पर जो चीज़ हुई है उसको स्किप करके मैं वहाँ से निकल जाती हूँ बिना कुछ बोले। क्योंकि किसी को बोलोगे तो वहाँ से भी आपको मतलब सुनने को ही मिलेगा। तो बेटर है अगर आपको लगता है कि मेरा मूड अभी ठीक नहीं है या मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो उस टाइम पे किसी से बात ना करके थोड़े टाइम के लिए
अपने आप को टाइम दो और देखो कि क्या ज़रूरी था जो आपने अभी रिएक्शन किया या जिस चीज़ से आप डिप्रेस थे वो क्या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भी या नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ अपनाया करो, लाइफ में बहुत लाइफ ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये छोटी उम्र में ही आपको ज्ञान मिल रहा है। तो देखो पोएट जो थे वो इस तरह से अपसेट थे और जैसे ही वो क्रो ने, जैसे ही उसने स्नो जो थी वो गिरी उनके ऊपर, वो हो गए हैप्पी हैप्पी। ठीक है, हैप्पी हो गए, उनका मूड जो है वो चेंज हो गया। अब इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये एक्सप्लेनेशन क्यों काम आ रही है, क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे तो हमको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि कैसे लिखना है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं, व्हेन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो, जो सॉफ्ट होती है बहुत ही स्नो, अगर आपने कभी देखी होगी तो स्नो जो होती है बहुत, और अगर स्नो नहीं भी देखी होगी तो घर में वो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके ऊपर से जो लगी हुई होती है, जो बर्फ़ जो पतली पतली सी लगी होती है, आइस तो अलग होती है, जो ऊपर से जम जाती है, उसको अगर आप हाथ से निकाल के अगर देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वही स्नो जैसी होती है। तो जब ये सॉफ्ट और कोल्ड होती है स्नो, फेल ऑन द पोएट, जब उन पोएट के ऊपर गिरी तो उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। कहाँ से, कैसे चेंज हुआ, फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस, फ्रॉम द स्टेट ऑफ, स्टेट मतलब होता है स्थिति। ठीक है, स्थिति कौन सी वाली, सैडनेस से कहाँ हो गया उनका चेंज, टू हैप्पीनेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो क्वेश्चन है उनमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो आपको एज इट इज ये अगर आप पढ़ भी लोगे कि उसका पोएट जो था उनका चेंज हुआ था, मूड किससे हुआ था, फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। सैडनेस मतलब कि दुखी से खुश हो गए थे। आगे देखिए, ही स्टार्टेड फीलिंग पीसफुल एंड रिफ्रेश्ड, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर रहे थे, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे, पीसफुल फील कर रहे थे। पीसफुल मतलब होता है शांति। ठीक है, पीसफुल होता है शांति, रिफ्रेश मतलब फ्रेश फील कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है दिस सिंपल इंसिडेंट, ये जो सिंपल सा सामान्य सा जो घटना हुई थी, इंसिडेंट्स मीन्स होता है घटना, ये जो छोटी सी सामान्य सी घटना हुई थी, मतलब ये कोई बड़ी घटना तो नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने जोक सुनाया था या कुछ ज्ञान बांटा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ एक क्रो की जो थोड़ी सी हरकत हुई थी उसी से उनका मन जो है वो चेंज हो गया। आगे कहते हैं दिस सिंपल इंसिडेंट्स हेल्प्ड हिम जॉय एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, और उन्होंने हेल्प किया और किसमें, कि उनका बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था दिन का उसको एंजॉय करने के लिए। तो रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ, बाकी का बचा हुआ जो पार्ट था उनको एंजॉय करने के लिए मिला था। आगे देखें, ही थस बिकेम हैप्पी एज इट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। फिर क्या हुआ, उसके बाद इस प्रकार उन्होंने ही बिकम्स, वो कैसे हो गए, वे हो गए हैप्पी, और उन्होंने सेव किया हिज रेस्ट ऑफ डे। रेस्ट ऑफ डे मतलब कि बचा हुआ दिन, बाकी का जो बचा हुआ दिन है उन्होंने उनको सेव किया, क्योंकि अगर वो परेशान रहते, वो ट्री के नीचे खड़े ही रहते तो वो बस परेशान ही रहते, उसी चीज़ को सोचते रहते और पूरा दिन खत्म कर देते। तो उन्होंने क्या किया, इस जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से उनका बाकी का जो दिन था वो बच गया, सेव्ड हो गया, एंड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट, और वो वेस्ट यानी वेस्ट होने से बच गया, और इसके बाद अगर वो हो जाता वेस्ट तो उसको रिग्रेट करते, मतलब पछताने के लिए भी वो बच गया टाइम। अगर नहीं होता तो वो पछताते कि भाई पूरा दिन ऐसे निकल गया। हमारे साथ ऐसा होता है कई बार कि हम किस चीज़ को सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन निकलता नहीं है, नेक्स्ट डे हम जब वापस से उस कंडीशन में आते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पे सोचते हैं, उसके बाद पूरा नाइट सोचते हैं, जब मॉर्निंग में आते हैं तो सोचते हैं कि कल कुछ किया ही नहीं, सिर्फ सोचने में लगे गए। तो ये चीज़ भी उनके साथ भी हुआ कि उन्होंने भी इस चीज़ को वेस्ट नहीं किया, बाकी का दिन जो उनका आधा दिन बचा था वो बच गया, और उन्होंने उनको क्या किया, थस मतलब कि इस प्रकार द सपरमेसी ऑफ नेचर। सपरमेसी मतलब क्या होता है, नेचर की सर्वोच्चता, यानी नेचर अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने मूड्स को चेंज कर लेते हैं। होता है हमारे साथ कई बार, हम अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा लोनली बैठना है, कुछ सोचना है, तो कई बार हमने देखा है कि लोग नदियों के किनारे जाके बैठ जाते हैं, या फिर कहीं जैसे चौपाटी होती है वहाँ जाके बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ नेचर को देखना है। तो नेचर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस लिए, एज होल मेड हिम रियलाइज हाउ टू पिटी हिज प्रॉब्लम वॉज, कि वो जो नेचर था वो पोइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने ही उसे रियलाइज़ कराया कि जो चीज़ वो सोच रहा था, जो प्रॉब्लम वो सोच रहा था वो कितनी मामूली सी थी। यहाँ पर प्रिटी नहीं है,
पेटी है। पेटी मीन्स होता है मामूली सी, क्या थी उसकी प्रॉब्लम जो थी, जो पूरा दिन बैठ के सोच रहा था। होल मीन्स होता है पूरा टाइम उसी चीज को सोचने में लगा रहा था, उसको बाद में रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? उसको रियलाइज हुआ कि जो प्रॉब्लम थी वो कितनी तुच्छ थी। अब यहाँ पे आपसे प्रॉब्लम नहीं बताइए, सिर्फ आपको बताया कि पोएट जो थे वो किसी प्रॉब्लम में थे और उनका सॉल्यूशन कैसे हुआ। सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनको रियलाइज हो गया कि जो भी मैं सोच रहा था, वो जो भी प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी प्रॉब्लम थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा टाइम बर्बाद किया। बस जो बच गया उस क्रो की वजह से बच गया। जो क्रो, जो इंसिडेंस हुआ था, जो स्नो गिरी थी उनके ऊपर, उस वजह से उनका जो बाकी का दिन था वो बच गया। नहीं तो पूरा टाइम क्या करते, सोचते रह जाते और सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोम। बहुत ही छोटी सी पोम थी। समराइज करें अगर इसको तो क्या है कि समराइज ये है, एक हेमलॉक ट्री है जहाँ पर एक पोइट जो थे, कौन से पोइट थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो वहाँ आकर बैठे थे क्योंकि वो सब अपसेट थे। और सडनली क्या हुआ, एक क्रो आया और उस क्रो ने, जैसे ही क्रो बैठा तो वहाँ की जो ब्रांचेस हैं वो शुक होने लगी, ट्री जो था वो शुक होने लगा और वहाँ से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो गिरने लगे और जो पोइट हैं उनका मूड चेंज हो गया। वो अपसेट थे और अपसेट से वो कैसे हो गया, उनका मूड जो था वो हैप्पीनेस वाला हो गया। और ये सारी चीज़ें करके उन्होंने बाकी का जो अपना बचा हुआ दिन था उसको डिस्ट्रॉय होने से, खराब होने से बचा लिया। ठीक है, तो इस तरह से था। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो पोम में जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं वहाँ से पूछा जा सकता है। एक तो आपके पोम का सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया आप समरी में से भी निकाल सकते हो या जो हमने डिस्कस किया उससे भी निकाल सकते हो कि भाई इसका सेंट्रल आइडिया यानी हमको सीखने को क्या मिलता है। जो भी पोम होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वो सारी चीज़ें नेचर से ही रिलेटेड होती हैं या नेचर के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ रिलेटेड होती है और हमें बताती हैं कि हम मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो नेचर से सीखना चाहिए। क्योंकि जानवरों को कोई नहीं सिखाता, नेचर को कोई नहीं सिखाता, नेचर हमको सिखाती है कि हमें कैसे रहना है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस पोम का अगर हम सेंट्रल आइडिया देखें तो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, जब भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है तो सबसे पहले पोम लिखेंगे, उस पोम को किसने लिखा है वो लिखेंगे और उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया बताएंगे कि क्या है इसका महत्व, यानी इसका मेन मोटो क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ स्मॉल एंड सिंपल पोम है विथ अ डीप मीनिंग। बहुत ही छोटी और सिंपल पोम है लेकिन कितनी गहरी मीनिंग के साथ है। वो मीनिंग क्या दे रखा है, इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यहाँ बताया जा रहा है कि ये बता रही हैं, एक्सपीरियंस है किस चीज़ का, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे हमारे साथ घटनाएं जो होती हैं उनके साथ हमारी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है उनके बारे में बताया। यानी हमारा एटीट्यूड, हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है जब हमारे साथ कुछ छोटी छोटी बातें जो अच्छी होती हैं उनसे हमारे देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। The poem explains that the little things in life can make huge changes in our future. जो ये पोम है वहाँ से हमको बताई जा रहा है कि भाई छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस ला देती है। और ये हम सबकी लाइफ के साथ हुआ होगा। अगर आप इस पोम को भी देख रहे होंगे तो आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया होगा अभी आपके सामने कि हाँ इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी या प्रॉब्लम में थे या कुछ भी चीज़ थी, लेकिन आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपका मूड चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम सबके साथ होती हैं और सबके साथ, सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक बार ऐसी चीज़ तो हुई होगी कि हाँ हम अपसेट थे और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम हैप्पी हो गए। जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो मैं अगर कितनी भी अपसेट हो जाऊँ या मेरा मूड ख़राब होता है, ये सबका ख़राब होता है, मेरा भी होता है, तो अगर मेरा मूड ख़राब होता है तो मेरे लिए सबसे चेंजिंग वाला जो आता है फ्रेज़ वो है जब फैनी मेरे साथ होती है, मेरी डॉटर फैनी जब मेरे साथ होती है और जैसे ही मैं उसको देखती हूँ, उसका स्माइल देखती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हट जाती है। और कुछ टाइम के बाद अगर मैं उसके साथ खेल लेती हूँ, उसके साथ बैठ के बातें करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, बाद में जब मैं उसी बात पे फिर से आती हूँ जो मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि सॉल्व तो मुझे ही करनी है, मेरी परेशानी मुझे को सॉल्व करनी है, जब बाद में मैं उस चीज़ पे आती हूँ तब मुझे नया रास्ता मिलता है, नई चीज़ सोचने को मिलती है कि मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकती थी। तो ये सारी चीज़ें सबके अपने अपने होते हैं। मैंने अपना बताया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ होती है, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। आगे कह रहे हैं इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, ये और रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ के लिए, दैट द हार्ड टाइम। और एक मेन चीज़ जो यहाँ से देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि रिफ्लेक्ट करती है दैट हार्ड टाइम जो है लाइफ का विल लीड टू द हैप्पियर टाइम इफ़ वी कैन परसिस्ट विथ इट। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में हार्ड टाइम है और उस हार्ड टाइम के साथ क्या क्या आता है, जो कहते हैं ना सुख के बाद दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो अगर आप दुखी टाइम पे
अपने आप को हैंडल कर लेते हो तो सुखी टाइम भी बहुत जल्दी आ जाए, और दुखी के टाइम पे ही दुखी हो जाओगे तो फिर आगे चीज़ें कर ही नहीं पाओगे। ये सबसे मेन पॉइंट इन्होंने बताया है कि हार्ड टाइम जो है जब लाइफ में लीड करता है तो आगे क्या आता है, हैप्पियर टाइम भी आता है। एंड इफ़ वी कैन परसिस्ट विथ इट, और जब हम इसके साथ डील कर लेते हैं, हम इसके साथ रहना सीख लेते हैं, तो हम बाकी की चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पोम कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, फिर हम इसके आंसर देखेंगे। ओके, तो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, भाई डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। अब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, वो मतलब क्या बता रहे हैं भी कैसे उनका मूड चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और मूड उनका कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ तीनों चीजें हमने अभी अभी देखा था। पहली चीज तो डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, या उनको आप फ्लेक्स भी कह सकते हो। छोटे छोटे किसके होते हैं, स्नो के होते हैं। आप लिख सकते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट डज द पोएट से, उन्होंने क्या बताया कि एक जो क्रो था वो जैसे ही आके बैठा और ब्रांच जो शुक होने लगा ट्री, उस वजह से उनकी स्नो उनके ऊपर बॉडी पे गिरी और उनका मूड चेंज हुआ। अब मूड कैसे चेंज हुआ पूछ रहे हैं, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, जो पोएट थे उनका मूड कैसे चेंज हुआ। अभी अभी हमने देखा था कैसे, फ्रॉम स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो ये लाइन आप समझ सकते हो, ये पूरी लाइन पढ़ सकते हो, यही का यही आप लिख भी सकते हो। तो इस तरीके से भी आ सकता है। अब ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से 1 बन के आ सकता है, 2 बन के आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वो ट्री कौन सा था, विच ट्री, तो वो था हेमलॉक ट्री। और कौन बैठा था उस पर, क्रो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एमसीक्यूज में भी। तो आपको हर पोम का कंप्लीट पता होना चाहिए, वहाँ कौन कौन से वर्ड यूज हुए थे, क्या क्या चीज यूज हुई थी, वो सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो देखिए द डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स होता है फाइन पार्टिकल्स या फ्लेक्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट का आंसर यहाँ तक। सेकंड बोला है व्हाट डज द पोएट सेज द चेंज हिज मूड, उनका मूड कैसे चेंज हुआ उसके बारे में क्या बताया। सडन क्या हुआ, शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, ठीक है, पोएट्स का मूड चेंज हो गया। नेक्स्ट पूछा है द पोएट जो है उनका मूड कैसे चेंज हुआ, उनका मूड जो चेंज हुआ फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस, एंड ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू इंजॉय एंड मेक यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब जो उनका बाकी का जो बचा हुआ दिन था वो उसको इंजॉय करना चाहते थे और उनको यूज करना चाहते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोम, मतलब फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है। कोई भी पोएट जो होता है वो 2 तरीके से अपनी पोम को, अपनी बात को लिखता है। क्या लिखता है, जैसे एक तो वो लिखता है नेचर से रिलेटेड, एक वो लिख देंगे फूल पत्तियों से रिलेटेड, मतलब पेड़ पौधों के लिए लिखते हैं, या फिर पक्षियों के लिए लिखते हैं, या जानवरों के लिए लिखते हैं, मतलब नेचर से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ्रॉस्ट है उनके लिए उन्होंने जो नेचर को लिया है तो उनके क्या क्या कारण थे, वो उसके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हमको। फर्स्ट दिया है व्हाट आर द बर्ड दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम, बोल रहे हैं कि बताओ कौन सा ऐसा चीज, कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लोग जो पोएट जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनको यूज़ करते हैं। डू यू थिंक द क्रोज ऑफन मेंशन इन पोएम्स, यानी आपको क्या लगता है कि जो क्रो है वो बिल्कुल मेंशन किया गया है यहाँ पे सही तरीके से, क्रो सही था, जस्टिफाई हो रहा था इस पोम के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, आपके माइंड में कैसी इमेज बनती है, कैसी फोटो बनती है जब आप एक क्रो को देखते हो। तो इस चीज़ को अगर हम समझे तो पहली चीज़ कह रहे हैं कि भाई बर्ड्स लेते हैं, तो बिल्कुल लेते हैं। आप अगर हिंदी की, अपनी इंग्लिश की जितनी भी पोम देखोगे और अब तक जब से पढ़ रहे हो तब से देखोगे तो आपको नेचर से रिलेटेड मिलते हैं। और बर्ड्स में क्या मिलता है, कभी पिकॉक मिलेगा, पैरट मिलेंगे, कुक्कू मिलेगी, मैना मिलती है, यानी ये सारे बर्ड्स, स्पैरो मिलती है जिसे हम चिड़िया कहते हैं, स्पैरो मिलती है। तो ये सारे बर्ड्स जो हैं वो हम देखते हैं। लेकिन इन्होंने क्रो क्यों लिया है, वो उसके लिए पूछा है कि भाई डू यू थिंक कि क्रो जो था वो सही था। बिल्कुल सही था। क्यों था, क्योंकि क्रो जो होता है उसको हम एक ब्यूटीफुल बर्ड के रूप में नहीं मानते हैं। पिकॉक, पैरट हम इनको देखते हैं, कभी क्रो को नहीं मानते। लेकिन क्रो क्या था, क्रो जो है उसको हम थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा इंडिकेट नहीं होता है वो, उसको इस तरह से मानते हैं। तो ये जो पोम है उसके लिए क्रो जो है वो बिल्कुल सही फिट हो रहा था। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इमेज कम टू योर माइंड, आपके माइंड में कैसी इमेज आती है। क्रो को देख के हमको कभी ऐसा नहीं लगता अरे वाह कितना प्यारा क्रो है, ऐसा नहीं लगता ना। हम अगर पिकॉक को देखेंगे तो उसके लिए बोल देते हैं, पैरट के लिए बोलते हैं, मैना के लिए बोलते हैं, स्पैरो के लिए भी बोल देंगे। लेकिन हम कभी भी क्रो को देख के नहीं बोलते कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि क्रो तो एक तो उसकी वॉइस कितनी होती है, बहुत हार्श होती है,
बहुत चिल्ला के काँव काँव करके बोलता है, तो वैसे ही वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है जिसपे क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं व्हाइट कलर के। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट द ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल, एन ओक, अ पाइन। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बताओ भाई पोएट ने हेमलॉक ट्री को ही क्यों चूज किया, और भी ब्यूटीफुल ट्रीज हैं जैसे कि मैपल है, ओक है, पाइन ट्री है, ये सारे देवदार का जो वृक्ष होता है ना उसको कहते हैं पाइन ट्री, ओक ट्री जो आंकड़े का पेड़ होता है, इन सबको क्यों नहीं यूज किया है। हेमलॉक को क्यों यूज किया है, हेमलॉक को इसलिए यूज किया है क्योंकि हेमलॉक जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, अच्छा नहीं माना जाता है, और उसी के नीचे पोएट खड़े थे क्योंकि पोएट का मूड भी ऐसा ही था। तो कई बार ऐसा होता है, यहाँ से बताना चाहते हैं पोएट की ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें हम जिनको हम अपशगुन मानते हैं, जो चीज़ें हमें लगता है कि तारीफ के लायक नहीं है, तो क्या वो चीज़ें वो लोग सही काम नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है ना, हम कई बार क्या होता है, हम अपने मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम कई बार लोगों को सोचते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, तो बेकार है। कई लोगों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पोम जो पोइट है वो यही समझाना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को हम बेकार समझते हैं, गलत समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, जैसे हेमलॉक ट्री है उसको हम पॉइजनस वाला कहते हैं कि जहरीला होता है, धतूरे का पेड़ बोलते हैं उसे, धतूरे का पेड़ है, जहरीला पेड़ है। और ऐसे ही क्रो को भी हम इतना ब्यूटीफुल बर्ड नहीं मानते हैं, उसको भी हम सोचते हैं कि ये भी इतना कोई काम का नहीं है, इसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन इन दोनों ने मिलकर ही क्या किया था, एक पोइट जो है उनका मूड चेंज कर दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो क्या वो किसी और का अच्छा नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। तो ये हम लोगों की भी जो सोच होती है, हम लोग भी क्या करते हैं, हम कई बार किसी पर्सन को या किसी भी चीज़ को यूजलेस समझते हैं कि नहीं ये इतना कोई काम का नहीं है, लेकिन वही चीज़ें जो है हमें आगे लाइफ में हेल्प करती हैं। तो आपकी लाइफ में आपके पास आपके आसपास जो चीज़ है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, तो उसका वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गहरा थॉट है जो हमको पोइट समझा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय एंड सोरो। वो पूछ रहे हैं कि भाई क्रो और हेमलॉक, यही देखो आगे क्वेश्चन जो आगे यही आया है कि आप क्या मानते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई क्रो और हेमलॉक ट्री एक जॉय के लिए है या एक सोरो के लिए है। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो व्हाट द क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो के द्वारा शेक किया गया था वो क्या बताना चाहता है। तो इस चीज़ को हम अभी समझेंगे, जो हमने अभी वर्बली समझा था उसको हम देखेंगे। ठीक है, सभी के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जो फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने आगे फर्स्ट में बताया था कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो ब्यूटी और गुड क्वालिटीज़ के लिए होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के लिए होते हैं, लाइक पैरेट, पिकॉक, कुक्कू। और ट्री भी बहुत सारे होते हैं ब्यूटीफुल जिन पे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, जो हम नॉर्मली बहुत सी पोम्स में देखते हैं ना। बट हेयर फ्रॉस्ट जो है वो टेक इन द टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने बिल्कुल अलग अप्रोच लिए, बिल्कुल अलग तरीके से लिया है, कुछ अलग चीज़ों को लिया है जो इस ब्यूटी को नहीं दिखाते हैं। ही चॉज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोम्स। उन्होंने यहाँ पर वो चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, क्रो यूज़ किया है। ठीक है, तो चूज का जो सेकेंड फॉर्म होता है चॉज। ठीक है, चूज, चॉज, चूजन, तो ये सेकेंड फॉर्म है। क्रो इज अ ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस। जो क्रो होता है उसकी बहुत ही हार्श वॉइस होती है। एंड बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। और ये क्या बताते हैं, लोग इसको अपशगुन मानते हैं। ओमेन मतलब होता है अपशगुन, कौन सा शगुन, जो होता है बेकार वाला, अपशगुन जिसे हम कहते हैं, उनको मानते हैं। थिंकिंग अ क्रो ऑफ ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर ऑफ आवर माइंड। और हम जब भी कभी क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या दिखता है, उसकी इमेज जो होती है ऐसे दिखती है कि डिप्रेसिंग है और बहुत ही सॉरोफुल वाली, माने दुख वाली, बहुत ऐसे लगता है। हम भी जब उसकी पिक्चर देखेंगे तो कभी हमको बहुत वाव वाली फीलिंग नहीं आती है। क्रो के लिए हम एक डिप्रेसिंग और सॉरोफुल वाली इमेज हमारे माइंड में बनती है। क्लियर। नेक्स्ट जो उसका सेकंड क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं जल्दी से। अ हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसको हमने अभी समझा था। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है didn't choose the use an oak, pine and maple tree. Instead chose a hemlock tree and left all the beauty trees present in the world. उन्होंने बाकी के जो प्रेजेंट में वर्ल्ड में जो और जितने भी ट्रीज हैं उनको छोड़ के उन्होंने किसे लिया, उन्होंने हेमलॉक ट्री को चूज किया। ठीक है, चूज की सेकंड फॉर्म है चॉज। आगे है एक्चुअली ही डिड सो प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। क्योंकि वो जैसा पोएट का मूड था वैसा फीलिंग लाने के लिए उनको वैसे ही चीज़ें चाहिए थी। इसलिए अगर मान लो पोएट का मूड अपसेट है और वो लगा दें ब्यूटीफुल फ्लावर्स,
अच्छे अच्छे बर्ड्स लगा दें, पिकॉक लगा दें, तो वो पोम के साथ सेट नहीं होते। तो इसलिए जो पोइट है उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया, और जैसा पोइट का मूड था वैसा ही उन्होंने वहाँ के लिए सारी चीज़ें चूज़ की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोइट इन हिज मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। मतलब मटीरियलिस्टिक मतलब जो ये भौतिक वाला जो है वर्ल्ड, जो संसार है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, भौतिकवाद है। जैसे कि हर चीज़ हम सोचते हैं इस तरीके से होगी, सब अपने अपने मतलब के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं, ऐसा हमारा वर्ल्ड है। तो हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक तो दुख और एक डिप्रेशन। किसके बारे में, जो पोइट जो है वो फेल्ट थे, जो फील कर रहे थे जिस चीज़ को, वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो डस्ट ऑफ स्नो है इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। ये डस्ट ऑफ स्नो है जो क्या बता रही है, सिंबल कर रही है, इशारा दे रही है, संकेत कर रही है किसकी ओर, कि जॉय एंड एनर्जी। यानी वो जो डस्ट के जो कण थे, जो स्नो थे, वो एक इंसान के ऊपर एक खुशी की लहर ला दी थी। जैसे पोइट का जो मूड था वो चेंज हो गया था उसके लिए। The dust of snow that the crow shake of the hemlock tree means passing thought, the sad and depressing moments। यहाँ पे बता रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या हुआ है, जो हेमलॉक ट्री है, जैसे ही हेमलॉक ट्री जो है वो मीन्स कर रही है, पासिंग कर रही है, क्या थॉट पास कर रही है, हेमलॉक ट्री पास कर रही है एक सोच, जो सोच क्या है, बुरी सोच, और एक डिप्रेशन वाली सोच जो है वो पास कर रही है कि जो कुछ मोमेंट्स थे। द पोएट इज एंटरिंग द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही वो डस्ट जो स्नो जो उनके ऊपर गिरी, उनका जो सोचने का तरीका था, वो जो जी रहे थे कैसा हो गए, वो इंजॉय करने लगे, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी। जैसे उनके ऊपर वो स्नो जो गिरी, वो उससे आशावादी बन गए, उनको जीने की राह मिल गई, उनको आगे सोचने को मिल गया कि मुझे अब आगे क्या करना है। और देखा उन्होंने कि जो भी, इससे पहले वो क्या देख रहे थे, बहुत दुखी थे, बैठे थे, सैड थे, कुछ सोच नहीं रहे थे, थॉट्स नहीं आ रहे थे उनके माइंड में, और सडनली जैसे ही वो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो थोड़े से आगे बढ़ गए और उन्होंने सोचा कि कितनी छोटी, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही छोटी थी, और मैं उसकी वजह से अपना पूरा टाइम खराब कर चुका था और आगे का टाइम भी खराब करने वाला था। तो इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म, यानी आशावादी। अब उनको आशा होने लगी कि मैं जो हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो ये पोम थी, बहुत ही डीप मैसेज हमको बता रही है। वो डीप मैसेज क्या है, दो मैसेज बता रही है यहाँ से। अगर आप देखोगे तो दो मैसेज है कि पहला मैसेज तो ये है कि कई बार ऐसा होता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम किसी सिचुएशन में होते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें हमारी लाइफ में नया मोड़ दे देती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है, दूसरी जो चीज़ हम समझते हैं, अगर सीखने को मिल रही है, वो सीखने को ये मिल रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम मामूली समझते हैं, जिन चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते हैं, वही चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। जैसे क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो एक सही संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन पोएट की जो लाइफ है उनमें उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल था, उन्होंने उनका मूड चेंज कर दिया था। तो ये चीज़, वो दोनों चीज़ें हमको बताना चाहते हैं और यही चीज़ हमको लाइफ में भी सीखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो पोम है ये कंप्लीट हो गया है, हमने पढ़ भी लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमने पूरा सार समझ लिया कि पोम में बताया क्या गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे जो इसके बाद जो है फायर एंड आइस, उसको समझेंगे। वो भी बहुत डीप मीनिंग के साथ हमको बता रही है और वो भी हमारी लाइफ से रिलेटेड ही है। और ये दोनों कहाँ हैं, ये लेटर टू गॉड जो है उसी के साथ गिवन है आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।